हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज मैं लेके आई हूँ 10th क्लास का चैप्टर नंबर 3, जीव जनन कैसे करते हैं। ये इसका पार्ट 3 है। इसके पहले मैं 2 पार्ट्स ऑलरेडी करवा चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। क्लास 10th की प्लेलिस्ट बनी हुई है और बाकी सब्जेक्ट्स की भी बनी हुई है। आप लोग उसको जरूर वॉच करें और जो भी इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आइए अब हम पढ़ते हैं मानव में प्रजनन। हमने कल यहीं पे छोड़ा था। आइए फिर से इसको रीड करते हैं। मानव में प्रजनन। मानव में प्रजनन क्या होता है, मतलब मानव रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं। तो मानवों में लैंगिक जनन होता है। लैंगिक जनन मैं बता सकती हूँ, लैंगिक जनन में 2 जीवों का होना आवश्यक है। लैंगिक परिपक्वता, जीवन का वह काल जब नर में शुक्राणु तथा मादा में अंड कोशिका का निर्माण शुरू हो जाता है। किशोरावस्था की इस अवधि को यौना आरंभ कहते हैं। लैंगिक परिपक्वता मतलब जब जो एनिमल्स हैं जब वो सेक्स करने के लिए उनमें शुक्राणु मतलब जो मेल हैं उनमें शुक्राणु और मादा में अंड कोशिका का निर्माण या फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है, तो इस स्टेज को किशोरावस्था कहते हैं। फिर ये यौवना आरंभ का परिवर्तन। आइए इस पर परिवर्तन देखते हैं। तो इसका पहला पॉइंट है किशोरों में एक समान। किशोरों में एक समान। आइए देखते हैं किशोरों में एक समान का मतलब क्या है। काक व जननांग के पास गहरे बालों का उगना परिवर्तन बता रहा है। ये लक्षण त्वचा का तेलीय होना तथा मुहासों का निकलना, ये हमारी किशोरावस्था के स्टेज में ही होते हैं। त्वचा का तेलीय होना और मुहासों का निकलना। लड़कियों में क्या होता है, स्तन के आकार में वृद्धि होने लगती है और रजोधर्म होने लगता है। रजोधर्म मतलब MC पीरियड, ये होने लगता है। आइए लड़कों में देखते हैं। चेहरे पर दाढ़ी मूछ निकलना, जो चेहरे पर दाढ़ी मूछ निकलती है ये सब यौना स्टेज की स्टेज होती है। ये आवाज़ का फटना, ये परिवर्तन संकेत देते हैं कि लैंगिक परिपक्वता हो रही है, मतलब ये किशोरावस्था की श्रेणी में आ चुके हैं। आइए देखते हैं नर जनन तंत्र क्या है। तो नर जनन तंत्र पहला पॉइंट आता है वृषण, जिसे इंग्लिश में टेस्टिस कहते हैं। तो वृषण उदर गुहा के बाहर वृषण कोष में उपस्थित होते हैं। वृषण कोष तापमान तुलनात्मक रूप से कम होता है, जो शुक्राणु बनने के लिए आवश्यक है। वृषण मतलब टेस्टिस होते हैं। तो एक उदर गुहा के बाहर वृषण कोष में उपस्थित होते हैं। तो एक वृषण कोष होता है, उसमें वे उपस्थित होते हैं। तो वृषण कोष क्या होता है कि उसका जो टेम्परेचर होता है वो मतलब अदर बॉडी से उसका टेम्परेचर कम होता है। तो जहाँ पे जो स्पर्म होते हैं वही काफ़ी अच्छे से बनते हैं और वहाँ शुक्राणु काफ़ी मतलब स्वस्थ रहते हैं और शुक्राणु बनने के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक होते हैं, क्योंकि वहाँ का टेम्परेचर हमारी अदर बॉडी से कम रहता है। ये मेल की बात मैं कर रही हूँ नर जनन तंत्र में। और नेक्स्ट इसमें देखिए नर युग्मक शुक्राणु यहाँ पर बनते हैं। नर युग्मक शुक्राणु यहाँ पर बनते हैं मतलब कि जो वृषण कोष होते हैं वहीं पर नर युग्मक शुक्राणु बनते हैं। वृषण ग्रंथि टेस्टोरॉन हार्मोन्स उत्पन्न करती है। टेस्टोरॉन के कार्य करती है। जो वृषण ग्रंथि होती है वो टेस्टोरॉन हार्मोन्स को उत्पन्न करती है। अब टेस्टोरॉन के कार्य क्या है, शुक्राणु उत्पादन का नियंत्रण करना, मतलब ज़्यादा शुक्राणु आना भी हानिकारक है, तो ये कंट्रोल करती है। लड़कों में यौनावस्था परिवर्तन। नेक्स्ट इसका दूसरा पॉइंट है शुक्रवाहिनी। आइए देखते हैं अब शुक्रवाहिनी क्या है। तो ये शुक्राणुओं को वृषण से शिशन तक पहुंचाती है। जो शुक्रवाहिनी होती है वो शुक्राणु को वृषण से शिशन तक पहुंचाती है। शिशन जो होता है वे मेल का बाहरी पार्ट होता है। तो वो जो शिशन होता है इसका मेन कार्य ये होता है कि जो स्पर्म है उसको स्त्री के योनि द्वारा मतलब जो शुक्राणु हो उसको पहुंचाना, तो ये शिशन का कार्य होता है। अब वृषण का कार्य क्या होता है कि शुक्राणु को उत्पन्न करना, उसको स्वस्थ रखना। तो वृषण से शिशन तक पहुंचाने की क्रिया शुक्रवाहिनी कहलाती है और किसको पहुंचाती है, शुक्राणुओं को। तीसरा हेडिंग है मूत्रमार्ग। यह मूत्र और वीर्य दोनों के बाहर जाने का मार्ग है। बाहरी आवरण के साथ इसे शिशन कहते हैं। मूत्रमार्ग आप समझ सकते हैं। संबंधित ग्रंथियाँ शुक्राशय ग्रंथि तथा प्रोजेस्टेरॉन ग्रंथि अपने स्राव शुक्रवाहिनी में डालते हैं। इससे शुक्राणु तरल माध्यम में आ जाते हैं। यह माध्यम उन्हें पोषण प्रदान करता है। नेक्स्ट नीचे देखेंगे और क्या लिखा है, उनके स्थानांतरण में सहायता करता है। शुक्राणु तथा ग्रंथियों का स्राव मिलकर वीर्य बनते हैं। आइए अब हम देखते हैं मेल ऑर्गन्स के क्या क्या पार्ट हैं। तो मैंने बताया था कि
यहाँ पे मूत्राशय बनता है, यहाँ पे ऑलरेडी मूत्राशय दे रखा होता है। ये मूत्र नलिका है जहाँ पे मूत्र बनता है और यहाँ पे ये स्टोर होता है। तो फिर ये सेशन द्वारा मूत्र को बाहर निकाल दिया जाता है। ये तो होगी मूत्र की प्रक्रिया। अब शुक्राशय क्या है? यहाँ पे प्रोटेस्ट ग्रंथि होती है, शुक्रवाहिनी मैंने आपको बताया था शुक्रवाहिनी का, और ब्रशर मतलब टेस्टिस होते हैं। तो जो टेस्टिस हैं ये शुक्राणु को बनाते हैं। जब ये शुक्राणु को बना लेते हैं तब शुक्रवाहिनी इन शुक्राणुओं को लेकर सेशन द्वारा बाहर निकालती है, मतलब स्पर्म को बाहर निकालने का कार्य करती है सेशन। लेकिन जो शुक्रवाहिनी है वह वृषण कोश से स्पर्म को सेशन तक पहुंचाने का कार्य शुक्रवाहिनी का होता है। ये इतना सिंपल प्रोसेस है। यहाँ पे मूत्राशय दिया हुआ है। मूत्राशय मतलब जहाँ पे मूत्र इकट्ठा होता है, कलेक्ट होता है। ये मूत्र नलिका है, ये शुक्राशय है, ये प्रोजेस्टेन ग्रंथि है, और ये शुक्रवाहिनी है, और यहाँ पे वृषण कोश है। तो वृषण कोश का कार्य क्या होता है कि स्पर्म बनाना, और शुक्रवाहिनी का कार्य करता है स्पर्म को सेशन तक पहुँचाना। बस ये मेल ऑर्गन्स हैं। अब आइए देखते हैं मादा जनन तंत्र। मादा जनन तंत्र में क्या है? तो मादा जनन तंत्र में पहला पॉइंट आता है अंडाशय। मादा युग्मक व तथा अंड कोशिका का निर्माण अंडाशय में होता है। इसमें पहला पॉइंट है लड़की के जन्म के समय से ही अंडाशय में हजारों अपरिपक्व अंड होते हैं। यौवना आरंभ पर इनमें से कुछ अंड परिपक्व होने लगते हैं। 2 में से एक अंडाशय द्वारा हर महीने एक परिपक्व अंड उत्पन्न किया जाता है। अंडाशय एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स भी उत्पन्न करता है। इसका दूसरा पॉइंट है अंडवाहिका, जिसे फैलोपियन ट्यूब कहते हैं। तो फैलोपियन ट्यूब में क्या होता है कि अंडाशय द्वारा उत्पन्न अंड कोशिका को गर्भाशय तक स्थानांतरण करती है। अंड कोशिका व शुक्राणु का निषेचन यहीं पर होता है। और तीसरा पॉइंट है गर्भाशय। तो यह एक थैलीनुमा संरचना है जहाँ पर शिशु का विकास होता है, और गर्भाशय ग्रीवा द्वारा योनि में खुलता है। ये सिंपल इसका है। अब मैं बताती हूँ अंडवाहिका क्या है, फैलोपियन ट्यूब। जहाँ पे आप लोग कंफ्यूज होंगे मैं आपको वो चीज़ क्लियर कर देती हूँ। तो जब मैंने बताया था कि ये सेशन है, मान लीजिए सेशन है, यहाँ से स्पर्म निकल के योनि के गर्भाशय में जाता है। तो गर्भाशय में जाने से पहले एक फैलोपियन ट्यूब होता है जहाँ पे स्पर्म और ओवम का मिलाप होता है। यहीं पे स्पर्म और ओवम आपस में मिलते हैं। यहीं पर देखिए अंडकोश का और शुक्राणु का निषेचन होता है। ये यही प्रोसेस है कि जहाँ पे अंडकोश का, ओवम का और स्पर्म का निषेचन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, उसे फैलोपियन ट्यूब कहते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा भी जाता है कि कहाँ पे शुक्राणु और ओवम का निषेचन होता है, तो आप फैलोपियन ट्यूब लगाएंगे। अंडवाहिका। गर्भाशय में क्या होता है कि गर्भाशय में शिशु का विकास होता है, और गर्भाशय की जो ग्रीवा होती है वे योनि में खुलती है। आइए अब मैं इसका आपको डायग्राम समझाती हूँ। यहाँ पे ओवम 2 हैं, ये अंडवाहिका है, और ये जो चीज़ देख रहे हैं यहाँ फैलोपियन ट्यूब है। ये हमारी गर्भाशय है, ये गर्भाशय की ग्रीवा है, और ये यहाँ पे योनि है। तो जब स्पर्म यहाँ से जाता है और यहाँ से ओवम बाहर आता है निकल के, ये ओवम है हमारा, यहाँ से अंडाशय हमारा बाहर आता है, तो ये फैलोपियन ट्यूब में यहाँ पे निषेचन होता है। मैं आपको अच्छी तरीके से समझाती हूँ कि जब स्पर्म जाता है यहाँ से, और ये समझिए कि यहाँ से ओवम आता है, ये ओवम है, अंडाशय ये आता है फैलोपियन ट्यूब में, यहाँ से स्पर्म जाता है, तो ये फैलोपियन ट्यूब में इनका निषेचन होता है। और गर्भाशय का काम क्या होता है कि शिशु का विकास करना। बस ये सिंपली इसका काम होता है। आइए अब देखते हैं जब अंड कोशिका का निषेचन होता है तब क्या होता है। निषेचित अंड युग्म कहलाता है जो गर्भाशय में रोपित होता है। गर्भाशय में रोपण के पश्चात युग्मनज में विभाजन व विभेदन होता है तथा भ्रूण का निर्माण होता है। प्लेसेंटा, यह एक विशिष्ट ऊतक है जिसकी तस्तरी नुमा संरचना गर्भाशय में धसी होती है, जिसका प्रमुख कार्य है माँ के रक्त से ग्लूकोज, ऑक्सीजन आदि भ्रूण को प्रदान करना, भ्रूण द्वारा उत्पादित अपशिष्ट पदार्थ को निपटाना। अंड के निषेचन से लेकर शिशु के जन्म तक के समय को गर्भकाल कहते हैं। इस अवधि
में लगभग 9 महीने होती है। इसकी अवधि लगभग 9 महीने होती है। जब अंड का निषेचन नहीं होता तब क्या होता है? हर महीने गर्भाशय खुद को निषेचित अंड प्राप्त करने के लिए तैयार करता है। गर्भाशय की भित्ति मांसल व स्पॉन्जी हो जाती है। यह भ्रूण के विकास के लिए जरूरी है। यदि निषेचन नहीं होता तो इस भित्ति की आवश्यकता नहीं होती और यह परत धीरे धीरे टूटकर योनि मार्ग से रक्त तथा म्यूकस के रूप में बाहर निकलती है। यह चक्र लगभग 1 महीने का होता है। इसे ऋतुस्राव या रजोधर्म कहते हैं। 40 से 50 वर्ष की उम्र के बाद अंडाशय से अंड का उत्पन्न होना बंद हो जाता है। फलस्वरूप रजोधर्म बंद हो जाता है, जिसे रजोनि वृद्धि कहते हैं। रजोधर्म क्या होता है? जब योनि मार्ग से जो गर्भाशय की जो ग्रीवा होती है वो टूट कर बाहर निकलती है, तब रजोधर्म कहते हैं। और जब ये अंडाशय उत्पन्न होना बंद हो जाए तब रजोनि वृद्धि कहते हैं। जनन स्वास्थ्य क्या है? जनन स्वास्थ्य का अर्थ है जनन से संबंधित सभी आयाम जैसे शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं व्यवहारिक रूप से स्वस्थ होना। रोगों का लैंगिक संचरण STDs। अनेक रोगों का लैंगिक संचरण भी हो सकता है, जैसे जीवाणु जनित ग्लोनेरिया, फिस्टलिस, विषाणु जनित जैसे मस्सा, HIV, एड्स। कंडोम का उपयोग इन रोगों का संचरण कुछ सीमा तक रोकना संभव है। गर्भधारण को रोकना गर्भरोधन कहलाता है। गर्भरोधन के प्रकार: यांत्रिक अवरोध, शुक्राणु को अंडाशय तक नहीं पहुंचने दिया जाता। उदाहरण: सेशन को ढकने वाला कंडोम, योनि में रखे जाने वाला सर्वाइवल कैप। नंबर दूसरा है रासायनिक तकनीकी। मादा में अंड को न बनने देना, जिसके लिए दवाई ली जाती है जो हार्मोन्स के संतुलन को परिवर्तित कर देती है। इनके अन्य प्रभाव में विपरीत भी हो सकते हैं। IUCD इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रैक्टिव डिवाइस। लूप या कॉपर टी को गर्भाशय में स्थापित किया जाता है, जिससे गर्भधारण नहीं होता। शल्यक्रिया तकनीक, नसबंदी। पुरुषों में शुक्र वाहिकाओं को रोककर उसमें से कुछ शुक्राणुओं के स्थानांतरण को रोकना रसबंदी कहलाती है। ट्यूबैकोटॉमी क्या है? महिलाओं में अंडवाहिनी को अवरुद्ध कर अंड के स्थानांतरण को रोकना। भ्रूण हत्या क्या है? मादा जब भ्रूण को गर्भाशय में ही मार देना भ्रूण हत्या कहलाता है। एक स्वस्थ समाज के लिए संतुलित लिंग अनुपात आवश्यक है। यह तभी संभव होगा जब लोगों में जागरूकता फैलाई जाएगी और भ्रूण हत्या तथा भ्रूण लिंग निर्धारण जैसी घटनाओं को रोकना होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड जो भी चैनल को नए पहली बार देख रहे हैं उसको जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।